हेलो स्टूडेंट। सो हमने कहाँ तक देख लिया था? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पहला देख लिए थे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड देख लिए थे लॉज ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम लोग क्लियर कट उसका स्टेटमेंट, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हम लोग पूरी अच्छे तरीके से समझ गए थे। ठीक है, हमारा फोर्थ लॉज जो है वो क्या है? लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और उसका स्टेटमेंट क्या है? वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? रिचर्ड साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का थोड़ा नाम याद रख लेंगे रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोशियर साइंटिस्ट ने। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो ये आपका डाल्टन साइंटिस्ट ने दिया था। और हमारा फोर्थ लॉज है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? रिचर्ड साइंटिस्ट ने दिया था। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट, इसका हो सके स्टेटमेंट समझ में ना आए, बट कोशिश करेंगे समझने के लिए और इससे रिलेटेड एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल और स्टेटमेंट को लिंक करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो आर आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बट कोशिश करते हैं। क्लियर नहीं आया होगा, बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही घुमाया गया है। जैसे कि मान लो कि आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं हम लोग। कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है और कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड रहता है। हम क्या करते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन क्या बन जाएगा? मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट। देखो यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है? 12। यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है? 12। तो यहाँ बोल रहा व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। व्हेन टू एलिमेंट, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? दो एलिमेंट है। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो दो एलिमेंट को रिएक्ट कराया गया थर्ड एलिमेंट के सेम वेट से। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ मासेस, अब ये दो एलिमेंट का जो मासेस है, कितना मास होगा? ये 32 है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे बोल दो, यहाँ पे देखो 32 और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? वो ऑक्सीजन आपका 2 है, तो 16 2 32। इसका रेशियो देखो इस 2, अच्छे से रेशियो देखो 32। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4। तो रेशियो कितना आ गया आपका? समझा नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल तरीके से, यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे CO2 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग थर्ड एलिमेंट के सेम वेट से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16 2 32। तो वेट रेशियो कितना हो गया? 1:8। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, क्या बनेगा? H2O। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट रेशियो ले लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2:16, मतलब 1:8। अब देख लो यहाँ पे इस चीज को समझो, क्या बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट को व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट किसका है? यहाँ पे सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस, इस रेशियो का जो दो एलिमेंट का जो रेशियो है, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर इन द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशियो इन विच दे कंबाइन। ये दोनों जो जिस रेशियो में कंबाइन करेगा वो इसका सेम होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? देखो इसको सिंपल तरीके से देखो, इन CH4 में कार्बन, इन CH4 में देखो आप, इन CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशियो कितना है बताओ? कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशियो 12:4 है, 12:4। अब हम देखते हैं इन CO2 में देखो वेट रेशियो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का क्या है बताओ? कार्बन ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना है? ये 12 है और ये कितना है? 32। अब ये दोनों केवल, ये तो सेम है ना, ये तो सेम है, सेम वेट है। व्हेन टू एलिमेंट
combine separately with the combine separately with the same weight of third element. When two element combine separately with the mass of third element, same mass of third element, same mass हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे हैं, सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों का जो वेट रेशियो है, ठीक है, ये दोनों का जो वेट रेशियो है, तो वेट रेशियो क्या हो जाएगा, वेट रेशियो बताओ, वेट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है बताओ, 4:32, मतलब कितना हो गया, 1:8 आ रहा है। अब ये वेट रेशियो जो है वो आइदर आपका सेम होगा या मल्टीपल होगा जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेटली रिएक्ट करोगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे क्या बनता है, H2O, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना आता है बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 16, मतलब कितना आ गया, 1:8। तो देख रहे हो ये जो वेट रेशियो है इसका सेम होगा या मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे देखो सेम है या मल्टीपल हो सकता है इसके वेट। जो वही चीज लिखा, when two different element combine separately with the same weight of third element, when two different element combine separately with the same weight of third element, then the ratio of mass in which they do so, either the same or simple multiple in which they combine, जिसमें रेशियो में कंबाइन किया है उसका सेम होगा या उसके मल्टीपल होगा। आया समझ में? तो ये एग्जांपल हो गया, इसे तोड़ के बताएं या सिंपल ये एग्जांपल बताएं, पहले नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर एक दो और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, क्लियर हो गया, सिंपल रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम और देते हैं आपको, नोट करते चलेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे कि देखो CO2 एग्जाम्पल हो गया, एक CH2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन का दोनों साइड वेट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर रिएक्ट किया, कार्बन तो CO2 और CH2 बनाया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, SO2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और सल्फर का वेट रेशियो ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन का टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो, इसमें वो रिएक्ट कर रहा है, तो कितना हो रहा है बताओ, जिसमें बना हुआ है ये 32 और ये 64, तो 32 और 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का देख लेते हैं, तो सल्फर का यहाँ पे कितना है 32, सल्फर का यहाँ पे कितना है 32 इस टू कितना है यहाँ पे हो जाएगा 32, तो कितना हो गया 1:1। अब ये देखो क्या ये जो रेशियो है इसका मल्टीपल नहीं है, 1:2 इसका मल्टीपल ही है ना, 1:2 जो है 1/2 इसका तो मल्टीपल ही है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1:2 ही आएगा। तो इसका सेम होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो ये भी एग्जांपल है, या दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड को रिएक्ट करा दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर का कितना हो जाएगा 16:32, तो कितना हो जाएगा 1:2। अब एक बार रिएक्ट करा दो सल्फर, तो SO2 हो जाएगा, SO2 कितना हो जाएगा बताओ, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 1:1। अब फिर से देख लो, ये जो है इसका मल्टीपल ही तो है, सेम नहीं है तो मल्टीपल है। तो ये सब सारा एग्जांपल जो है वो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का है। तो स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी है, बट लिंक करोगे ना एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली with the same weight of third element, then the ratio of mass in which they do so are either in the same or simple multiple of mass ratio in which they combine is known as laws of reciprocal proportion। I hope कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कर लो, मिटा दें। चलिए तो नेक्स्ट बस इतना एग्जाम्पल स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा लॉ है फिफ्थ लॉ है जो, वो क्या है, लॉ गैलुसक्स लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैलुसक्स लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, सिंपल लिखेंगे, गैलुसक्स लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस। गैलुसक्स लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम फिफ्थ जो है, गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ये जो लॉ है ये केवल गैस के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसका साइंटिस्ट कौन था, इस साइंटिस्ट खुद है, साइंटिस्ट कौन है, गैलुसक्स खुद एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी पे नाम लगा दिया गया। गैलुसक्स लॉ जो है, गैलुसक्स जो है खुद एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया। तो गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या बोलता है कि गैसेस आर कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। Whenever the gases are react, then it always react in the simple ratio of their volume under the similar condition of pressure and temperature, ठीक है। under the similar condition of pressure and temperature, या बोल सकते हो कि when provided all the measurement are taken under the similar condition of pressure and temperature, then the gases are combined in simple ratio of their volume। सिंपल सा रेशियो है, क्या है, देखो यहाँ पे लिख लो, according to this law क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस आर कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो, गैसेस आर कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, their volume provided all the measurement should be taken under the similar condition of टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलता है कि जब भी गैस रिएक्ट करता है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो हमेशा आपका सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में रिएक्ट करता है। जैसे एग्जांपल सिंपल कर लो, जैसे कि N2 गैस रिएक्ट्स विथ H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे 3 बैलेंस करके लिखेंगे, बैलेंसिंग फॉर्म में लिखते हैं, 2NH3 गैस, बैलेंस देख लो तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो बोलता है कि ये जब भी रिएक्ट करेगा सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में करेगा। किस सिंपल, यहाँ पे क्या है, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1:3, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3:2, सिंपल रेशियो 1:3:2 ऑलवेज। जैसे कि मान लो कि SO2 गैस रिएक्ट्स विथ O2 गैस टू फॉर्म 2SO3 गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखा गया, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ SO2 reacts with 1 volume of O2 to produce 2 volume of SO3। आया समझ में? तो देख लो, जब भी गैस रिएक्ट कर रहा है तो सिंपल वॉल्यूम रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। 1:3:2 में आपका क्या बन रहा है, अमोनिया। 2:1 पे क्या बन रहा है, SO3। तो ध्यान रखिए ऑलवेज कि जब भी आपका गैसेस रिएक्ट करता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो सिंपल रेशियो पे ही रिएक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और ये जो लॉ है हमेशा गैस के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है मेरा कौन सा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आगे बढ़े, चलिए एवोगैड्रो, बस स्टेटमेंट, इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट और इसके रिलेटेड एग्जांपल, ठीक है। अब इस चैप्टर से जब भी इस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल से रिलेटेड घूमेगा, ठीक है।
जितना मैं बता रहा हूँ इनफ बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट मेरा जो है, लास्ट जो लॉ है, ठीक है, लास्ट लॉ है आपका एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ जो है, एवोगैड्रोज लॉ ये भी ध्यान रखिए गैस के लिए वैलिड है, गैस के लिए वैलिड होता है एवोगैड्रोज लॉ। और एवोगैड्रो लॉ किसने दिया? एवोगैड्रो खुद साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो जो है खुद एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही दिया है एवोगैड्रो लॉ, ध्यान दीजिएगा। एवोगैड्रोज लॉ खुद एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही दिया। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? बड़ा सिंपल है, अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, equal volume of all gases, equal volume of all gases contain equal number of moles, equal number of moles। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, मोल्स इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा, और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एटम मे और मे नॉट भी इक्वल होगा। बट यहाँ पे लिख लेंगे, बट यहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे, स्टेटमेंट तो यहीं पे खत्म हो जाता है, बुक में वहीं तक लिखेगा। बट एटम, बट नंबर ऑफ एटम, बट नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। बिकॉज क्यों ऐसा, क्यों इक्वल होगा? मोल इक्वल होने पे एटम इक्वल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या ना भी, बिकॉज इट डिपेंड्स, बिकॉज it depends upon number of atomicity, ये नंबर ऑफ एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है? मोल पे नहीं, नंबर ऑफ एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन जो है एवोगैड्रो लॉ का कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल, बट नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी इक्वल बिकॉज इट डिपेंड्स upon, it depends upon, it depends upon, it depends upon, it depends upon, यहाँ पे लिख देंगे it depends upon atomicity, it depend upon, it depends upon atomicity। आया समझ में क्या? क्लियर हुआ? एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, बट नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी इक्वल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी पे। अगर हम बोल दे 2 मोल ऑफ O2 और 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ O2 में मॉलिक्यूल्स कितना है? O2 का 2Na। 2 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स? 2Na। अगर मैं बोलूं 2 मोल ऑफ O2 में कितने एटम्स हैं, तो आप क्या बोलेगा? 2Na इंटू 2, क्योंकि O2 का एटॉमिसिटी कितना है? 2। हम बोलेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ H2, तो बोलोगे 2Na इंटू 2। तो 2 मोल ऑफ O2 और 2 मोल ऑफ H2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम सेम है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हमेशा सेम होगा, मोल अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है। क्यों? क्योंकि O2 का भी एटॉमिसिटी 2 है, H2 का भी एटॉमिसिटी 2 है। अगर मैं बोल दूं एक और दूसरा एग्जांपल लूं, 2 मोल ऑफ O2 और 3 मोल ऑफ O3 लूं, 2 मोल ऑफ O2 और 2 मोल ऑफ O3 लूं, 2 मोल ऑफ O2 और 2 मोल ऑफ O3, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? O2 में 2 मोल ऑफ O2 में 2Na मॉलिक्यूल्स है। 2 मोल ऑफ O3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 2Na है। तो मॉलिक्यूल्स तो हमेशा इक्वल होगा अगर मोल इक्वल है। मैं पूछूंगा कि 2 मोल ऑफ O2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2Na इंटू 2 है, तो एटॉमिसिटी कितना है O2 का? 2। हम पूछूंगा तो 4Na क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है 2 मोल्स ऑफ O2 में। 2 मोल्स ऑफ O3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2Na इंटू 3 क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी कितना है O3 का? 3 है, तो 6Na नंबर ऑफ एटम्स है कितना? नंबर ऑफ एटम्स 2 मोल ऑफ O3 में 6Na है, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ O2 में कितना है? 4Na। तो देखो इधर 4Na हो गया, इधर 6Na, तो इक्वल हुआ क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने से जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पे, नंबर ऑफ मोल्स पे ही नहीं, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। बट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्वल होगा। वही लिखवाया हूं, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, बट स्टार लगा के लिखे, बट नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि स्टेटमेंट यहां तक खत्म हो जाता है, एवोगैड्रो लॉ यही है, बट आगे और जोड़ दिए स्टार लगा के, नोट बना के लिख लीजिएगा, बट नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी इक्वल,
बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल जैसे हम इसको समझाते हैं आपको, जैसे एक कंटेनर, इस कंटेनर में मैंने डाल दिया, सपोज ये कंटेनर में मैंने डाल दिया, और वाइस वर्सा भी है, ध्यान रखिएगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है दो गैस का अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का जो वॉल्यूम है, सपोज मैंने बोल दिया कि इसका जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का 5 लीटर वाला कंटेनर है, ये कितना है 5 लीटर, और इसमें ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस एचटीपी कंडीशन पे। और दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर का भी वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, इसमें हम डाल दिए मान लो सपोज SO2 गैस, और ये भी आपका एचटीपी कंडीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ को शॉर्ट फॉर्म में AL लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे AL। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ में कह सकते हैं कि अगर दोनों 5 लीटर O2 गैस, इसमें भी 5 लीटर SO2 गैस है, एसटीपी मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 298 एसटीपी पे 0 डिग्री 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 180। तो दोनों कंडीशन में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 और इक्वल होगा ना, यही बोलता है एवोगैड्रो लॉ। अगर मान लो मैं बोल देता कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम है एसटीपी कंडीशन, तो वॉल्यूम भी दोनों का गैस का सेम हो, वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है, ध्यान रखें। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा, वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रो लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर गैस, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, 6 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, 6 का 6 कंप्लीट हो गया। पहला था आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which is given by Lavoisier। सेकेंड था आपका लॉज ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन which is given by Joseph Proust। थर्ड था आपका लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन which is given by जॉन डाल्टन। फोर्थ था लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन which is given by रिचर्ड साइंटिस्ट। फिफ्थ था लॉज ऑफ गैलुसस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम which is given by गैलुसस साइंटिस्ट। एंड सिक्स्थ था लास्ट एवोगैड्रो लॉ which is given by एवोगैड्रो साइंटिस्ट। ये सारा लॉ का हम डेफिनेशन, स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट और उसका एग्जांपल मैंने बता दिया, कुछ रिलेटेड एग्जांपल भी क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, यहाँ तक रिवीजन कीजिए, ठीक है, यहाँ तक रिवीजन करेंगे, यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है ऐसे, बहुत ही सिंपल एकदम थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल को पता है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका एकदम डेफिनेटली बनेगा। तो यहाँ पे रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। कोई दिक्कत आता है तो डाउट भेजिए, ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा। यहाँ तक पढ़िए, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे वो लेके आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो वहीं पे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन पे लेके आएंगे। तो यहाँ तक पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ के लिए आज रहने देते हैं, तो आज के लिए थैंक यू।